टॉकिंग अबाउट द साइमन कमीशन आफ्टर दिल्ली प्रपोजल्स 1927। तो 1927 के अंदर हमारे पास आए साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन क्या था बेसिकली, 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक 7 मेंबर का ग्रुप बनाया, एक 7 मेंबर का कमीशन बनाया और उसको हेड कर रहे थे सर जॉन साइमन। अब इन 7 मेंबर के ग्रुप में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, ठीक है। अब सर ये ब्रिटिश ने क्यों बनाया? ये ब्रिटिश ने इसलिए बनाया ताकि ये इंडिया जाके नए रिफॉर्म्स पे रिपोर्ट तैयार कर सकें, ठीक है। लेकिन जाहिर है इंडिया जाके इंडियंस के रिफॉर्म पर रिपोर्ट तैयार करनी है तो इन 7 मेंबर्स में कोई इंडियन मेंबर भी होना चाहिए था, लेकिन इसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं था। द कमीशन हैड नो इंडियन मेंबर्स, सो कांग्रेस एंड अ सेक्शन ऑफ मुस्लिम लीग अनाउंस टू बॉयकॉट द कमीशन, ठीक है। तो जब लाहौर रेलवे स्टेशन पर ये लोग आए थे कमीशन लेके, 7 मेंबर का कमीशन लेके लाहौर रेलवे स्टेशन पर, सो मुस्लिम और हिंदूज ने नारे लगाए थे। वो नारे क्या थे बेटा? साइमन गो बैक। क्या नारे लगाए थे? साइमन गो बैक। क्यों लगाए थे? क्योंकि इन 7 मेंबर्स के अंदर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, ठीक है। फिर भी साइमन ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। उस रिपोर्ट में उसने बोला कि हालात देखते हुए मुझे ये सही लग रहा है कि डायरकी सिस्टम ख़त्म हो जाना चाहिए। जो मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में ब्रिटिश ने बोला था कि आज से कुछ पावर्स अपने पास रखेंगे और कुछ इंडियंस को, तो अपने पास जो उन्होंने रखी थी वो सारी लॉ चेंजिंग पावर्स थी और इंडियंस को जो दी थी वो सारी लॉ चेंजिंग पावर्स नहीं थी। तो साइमन ने अपनी रिपोर्ट में नंबर 1 पॉइंट ये बोला कि डायरकी सिस्टम ख़त्म हो जाना चाहिए और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि प्रोविंसेस के पास पूरी पावर होगी। प्रोविंसेस के पास क्या होगी? पूरी पावर। हर प्रोविंस के लीडर के पास पूरी पावर होगी कि वो अपने प्रोविंस में कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट कर सकता है। तीसरी चीज़ इसने बोला कि मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होने चाहिए। मुसलमानों की वेटेज होनी चाहिए उन जगहों पे जहाँ पे वो कम है, माइनॉरिटी प्रोविंसेस में, ठीक है। जहाँ मुसलमान पॉपुलेशन में कम है वहाँ पे भी उनकी वैल्यू होनी चाहिए, उनकी सीट्स होनी चाहिए। अच्छा, मुसलमानों की जो दिल्ली प्रपोजल में ऊपर डिमांड थी कि सिंध को बॉम्बे से सेपरेट कर दें और नए रिफॉर्म्स लेके आए NWFP में, जिसको इसने रिजेक्ट नहीं किया था लेकिन बोला था देखेंगे, टोपी करा दी थी, पोस्टपोन कर दिया था। उसके बाद मुसलमानों की दूसरी डिमांड जो दिल्ली प्रपोजल की थी, ये दूसरी डिमांड जो थी कि 33% सीट्स चाहिए, तो इन्होंने बोला कि मुसलमानों को 33% सीट सेंट्रल लेजिस्लेटर में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये 2 वॉल्यूम की रिपोर्ट थी जो कि अप्रैल 1930 में साइमन ने पेश की थी, लेकिन ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने रिजेक्ट कर दी थी। और आगे का कॉन्स्टिट्यूशन, आगे के लॉज बनाने के लिए ब्रिटिश ने बोला था कि अब होंगी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। क्या होंगी? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद नेहरू जो कि कांग्रेस का लीडर था, गांधी का राइट हैंड था, तो नेहरू ने भी अपनी रिपोर्ट पेश की। अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों साइमन कमीशन की जो भी रिकमेंडेशंस थी जो उसने अपनी रिपोर्ट में दी वो रिजेक्ट कर चुके थे। तो नेहरू ने बोला लेट मी ट्राई, मैं ट्राई करके देखता हूँ। तो नेहरू ने बोला फुल डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। इसका मतलब क्या है कि जो भी पार्टी इंडिया में मेजॉरिटी में है वही रूल करेगी। तो पार्टी कौन सी मेजॉरिटी में थी? कांग्रेस मेजॉरिटी में थी, मतलब हिंदूज मेजॉरिटी में थे। तो नेहरू का इन शॉर्ट कहने का मकसद ये था कि पूरे के पूरे इंडिया को एक ही पार्टी रूल करेगी और वो कांग्रेस है। उसके बाद इन्होंने बोला मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट और माइनॉरिटी प्रोविंसेस में वेटेज नहीं दी जाएगी और सिंध को बॉम्बे से सेपरेट कर देंगे जो कि मुस्लिम्स की डिमांड थी। और आज से NWFP और बलूचिस्तान को प्रोविंस बोलेंगे। पहले इनको प्रोविंस नहीं बोला जाता था, NWFP और बलूचिस्तान को, लेकिन नेहरू ने बोला कि आज से NWFP और बलूचिस्तान को प्रोविंस बोलेंगे। उसके बाद मोर वोटिंग राइट्स और बोला कि इंडिया बाई कैमरल सिस्टम पे गवर्न होगा। बाई कैमरल का फिर वही मतलब 2 असेंबलीज होंगी, अपर हाउस असेंबली और लोअर हाउस असेंबली, ठीक है। सो मुसलमानों को नेहरू रिपोर्ट की जितनी बातें थी वो पसंद नहीं आई क्योंकि इसमें ज़्यादातर मुस्लिम्स की डिमांड रिजेक्ट कर दी थी। तो कायद-ए-आज़म ने नेहरू को बोला कि नेहरू बात सुनो, तुम अगर मेरी 3 चीज़ें मान लो तो मैं ये तुम्हारी नेहरू रिपोर्ट मान लूँगा, ठीक है। तो कायद-ए-आज़म साहब ने बोला कि मैं तुम्हारी इस नेहरू रिपोर्ट में 3 चेंजेस करूँगा, अगर तुम वो मेरी 3 चेंजेस मान लो तो मैं तुम्हारी नेहरू रिपोर्ट एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 3 चीज़ें क्या बोली? उन्होंने बोला कि एक तो मुसलमानों को 33% सीट्स चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेटर में। उसके बाद मुसलमानों की जो सीट्स हैं, मुसलमानों की जो रिप्रेजेंटेशन है पंजाब और बंगाल में, वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होनी चाहिए। अब सर क्यों? क्योंकि पंजाब में भी मुसलमान मेजॉरिटी में थे और बंगाल में भी मुसलमान मेजॉरिटी में थे। तो जहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी में थे तो कायद-ए-आज़म ने बोला यहाँ पे उनकी जो सीट्स हैं वो पॉपुलेशन के हिसाब से होनी चाहिए, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा तो सीट्स भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा। उसके बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने साइमन वाली बात की, जैसे साइमन ने बोला था कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, मतलब प्रोविंसेस के पास पूरी पावर होगी। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी यही बोला कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब हर प्रोविंस के पास पूरी पावर होनी चाहिए कि वो कोई भी लॉ उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
सो ये जो 3 चेंजेस कायदे आज़म ने बोले नेहरू को, ये हिंदूज़ ने रिजेक्ट कर दिए, ठीक है। तो ये एक लास्ट अटैम्प्ट थी मोहम्मद अली जिन्ना की कांग्रेस हिंदूज़ के साथ काम करने की, लेकिन ये नेहरू रिपोर्ट के बाद बस ये चीज़ पक्की हो गई थी कि अब आगे जो है ना मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ काम नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद बेटा जिना 14 पॉइंट, इसके ऊपर सवाल आता है वाई डिड जिना इंट्रोड्यूस 14 पॉइंट्स, तो ये हम 7 मार्क्स पर बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये थे क्या, ये सुन लें। तो 1929 में कायदे आज़म ने बोला कि अब मैं अपने ख़ुद कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से इंट्रोड्यूस करूँगा नेहरू रिपोर्ट के रिप्लाई में, ठीक है। तो कायदे आज़म ने अपने पॉइंट्स में क्या बोला, उन्होंने बोला कि वही फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब प्रोविंसेस के पास पूरी पावर होनी चाहिए। ऑल प्रोविंसेस शुड हैव सेम अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी, मतलब हर प्रोविंस के पास सेम पावर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी प्रोविंस के पास ज़्यादा पावर है, किसी के पास कम है, सेम पावर होनी चाहिए। इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राइट्स विद ऑल माइनॉरिटीज़, हर माइनॉरिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राइट्स मिलने चाहिए। उसके बाद मुसलमानों के लिए 33% सीट्स होनी चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेटर में, सेंट्रल असेंबली में। सेपरेट इलेक्टोरेट होने चाहिए सबके लिए, सिख्स के लिए भी, मुसलमान के लिए भी। हर कम्युनिटी को उसका रिलीजन प्रैक्टिस करने की फुल लिबर्टी होनी चाहिए। और कोई भी लॉ पास नहीं होना चाहिए जब तक, वही ऊपर वाली बात, कि जब तक 75% लोग उस लॉ से अग्री नहीं करते। और लास्ट चीज़ दिल्ली प्रपोजल वाली कि सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे। तो कायदे आज़म ने ये पॉइंट्स बोले। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो आता है सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च का बेटा 4 नंबर का सवाल आता है। तो सॉल्ट मार्च 1931 क्या था। तो सॉल्ट मार्च जो है ना 12 मार्च 1931 को बिगिन हुआ और ये 24 डे लॉन्ग एक प्रोटेस्ट था। हुआ क्यों, ब्रिटिश ने बोला कि आज से अगर इंडियंस को सॉल्ट बनाना है तो ब्रिटिश से लाइसेंस लेके बनाना पड़ेगा, और वो लाइसेंस बहुत महंगा होता था, ठीक है। और जितने भी इंडियन सॉल्ट मेकर्स थे वो ये लाइसेंस लेने के लिए इतनी हैवी फीस दे नहीं सकते थे, ठीक है। तो उन्होंने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट शुरू किया और गांधी ने वैसे ही लोगों की सपोर्ट चाहिए थी, गांधी को वैसे ही लोगों की सपोर्ट चाहिए थी, क्योंकि गांधी हर वक्त प्रोटेस्ट करता रहता था ब्रिटिश के ख़िलाफ़ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो गांधी ने इन सॉल्ट वाले लोगों के साथ मिल के ये प्रोटेस्ट शुरू किया जिसका नाम था सॉल्ट मार्च, ठीक है। और बाद में फिर ब्रिटिश ने ये जो लाइसेंस की फ़ीस थी ये हटा दी थी। सो इट वॉज अ सक्सेस। इलाहाबाद एड्रेस 1930 क्या हुआ भाई, इलाहाबाद एड्रेस 1930 में क्या हुआ, इलाहाबाद एक इलाका था, ठीक है। सो एनुअल मीटिंग हुई मुस्लिम लीग की इलाहाबाद के अंदर 1930 में, जिसको लीड कर रहे थे इलामा इकबाल साहब। तो इलामा इकबाल साहब ने जब पूरे के पूरे इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन डिस्कस की तो उन्होंने ये चीज़ डिसाइड की इस तरह, इस बात पे वो फुली कन्विंस हो गए थे कि मुसलमानों को एक सेपरेट होमलैंड चाहिए, मुसलमान हिंदूज़ के साथ नहीं रह सकते, ठीक है। तो इलामा इकबाल साहब ये पहले आदमी थे जिन्होंने बोला कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, NWFP, इन सब को ग्रुप करके, इन सारे प्रोविंसेस को ग्रुप करके एक नया स्टेट बना देना चाहिए जिसको क्या बोलेंगे, पाकिस्तान। और सर सैयद अहमद ख़ान ने भी अपनी 2 नेशन थ्योरी में यही बोला था कि हिंदूज़ और मुसलमान 2 अलग अलग स्टेट हैं, 2 अलग अलग रिलीजन हैं, 2 अलग अलग कल्चर हैं, ये कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। तो अभी तक तो मुसलमान सिर्फ अपनी डिमांड्स पूरी करवा रहे थे ब्रिटिश कि सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, सिंध को बॉम्बे से सेपरेट कर दो, 33% सीट्स दे दो। लेकिन ये 1930 में इलाहाबाद एड्रेस में पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से एक सेपरेट होमलैंड की डिमांड की गई थी। अब मुसलमानों ने राइट्स नहीं मांगे, मुसलमानों ने बोला कि आप हमें रहना ही नहीं है आपके साथ, अब हमें क्या चाहिए, सेपरेट होमलैंड चाहिए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस क्या थी इलाहाबाद एड्रेस की कि इलामा इकबाल ये पहले मुस्लिम लीडर थे जिन्होंने सजेस्ट किया कि पार्टीशन होगा, और ये 2 नेशन थ्योरी को देखते हुए इन्होंने किया, ठीक है। इसलिए इलामा इकबाल साहब को क्या बोलते हैं, द फादर ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद इनके जितने भी व्यूज़ थे, इनकी जितनी भी चीज़ें थी वो मुसलमानों के लिए इंस्पिरेशन थी कि अपने रिलीजन और कल्चर को कैसे डिफेंड करना है। इलामा इकबाल साहब बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स के लिए भी इंस्पिरेशन थे, जैसे कि चौधरी रहमत अली के लिए। तो चौधरी रहमत अली के जितने भी पाकिस्तान के लिए आइडियाज़ थे वो सारे के सारे किसकी बेसिस पे थे, इलामा इकबाल की थ्योरीज़ पे, ठीक है। और इकबाल साहब की पोइट्री जो कि बहुत मशहूर थी वो भी मुस्लिम्स के लिए एक इंस्पिरेशन थी। अच्छा, अब बेटा बात मैं करने जा रहा हूँ आपसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की। सो बेटा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी 1930 से लेके 1932 तक। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो हुई थी 1930 में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1931 में, एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1932 में, ठीक बेटा। साइमन रिपोर्ट हमें जैसे पता है कि एक्सेप्ट नहीं की थी मुस्लिम्स और हिंदूज़ ने। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हो गया था कि जब तक इंडियंस की कोऑपरेशन नहीं होगी, मतलब जब तक मुसलमान और हिंदूज़ की कोऑपरेशन नहीं होगी तो फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाना बहुत मुश्किल है।
तो इस वजह से इन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस रखी लंदन के अंदर ड्यूरिंग 1930 to 32। तो पहली कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सारी पार्टीज़ प्रेजेंट थी एक्सेप्ट कांग्रेस। कांग्रेस नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी? क्योंकि गांधी साहब जेल में थे। गांधी साहब क्यों जेल में थे? क्योंकि गांधी साहब ने अपनी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की हुई थी, प्रोटेस्ट, और ब्रिटिश ने इनको उठा के जेल में डाल दिया था। तो मुसलमानों की तरफ से कौन कौन गया था? सर आगा खान गए थे, मोहम्मद अली जौहर गए थे, मौलवी फजलुल हक गए थे, एंड मोहम्मद अली जिन्ना साहब गए थे। तो कुछ चीज़ें जो उसमें डिसाइड हुई थी वो क्या हुई थी, उन्होंने बोला कि प्रिंसली स्टेट हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। प्रिंसली स्टेट मतलब जो किंग और क्वीन रूल कर रहे होते हैं। उसके बाद ब्रिटिश ने बोला कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एट प्रोविंशियल लेवल, मतलब प्रोविंसेस के पास पूरी पावर आ जाएगी। नंबर 3 इन्होंने बोला कि सिंध को बॉम्बे से सेपरेट कर देते हैं, फेडरल सिस्टम ले आते हैं, मतलब प्रोविंसेस के पास पूरी पावर। लेकिन कोई भी अग्रीमेंट नहीं रीच हुआ कि मुसलमानों को कितना वेटेज दिया जाएगा फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुए। लेकिन इंडिया की लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस ही प्रेजेंट नहीं थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। इस वजह से फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या हो गई, फेल हो गई। ठीक है, अब 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले आया गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट क्या था? ब्रिटिश बेसिकली ये चाहती थी कि कांग्रेस अब जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी उसमें पार्टिसिपेट करे, क्योंकि ब्रिटिश को ये बात पता थी कि जब तक कांग्रेस नहीं आएगी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इरविन जो थे, इरविन एक ब्रिटिश का आदमी था। इरविन बेसिकली गया गांधी के पास। ठीक है, इरविन किसके पास गया? गांधी के पास गया और गांधी से जाके कुछ नेगोशिएशंस की बातचीत की। वो क्या? तो इरविन ने गांधी को बोला कि कांग्रेस ब्रिटिश के खिलाफ जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर रही है, मतलब जो प्रोटेस्ट कर रही है, वो ख़त्म कर दे। नंबर 2, कांग्रेस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर ले। एंड नंबर 3, अब ये दोनों बातें जो है ना इरविन ने गांधी को कही कि अगर आप ये कर दें, इरविन ने गांधी को क्या बोला कि अगर ये दोनों काम हमारे कर दें आप, तो ब्रिटिश आपके लिए क्या करेगी? ब्रिटिश आपके खिलाफ जितने भी केसेस हैं वो ख़त्म कर देगी। ब्रिटिश आपके ख़िलाफ़ जितने भी वायलेंस के केसेस हैं, नोटिफिकेशंस हैं, वो सब ख़त्म कर देगी। और आपके प्रोटेस्ट करते हुए जितने भी लोग हमने जेल में डाले हैं उन सबको छोड़ देगी। ठीक है, सो गांधी ने बोला ये तो अच्छी डील है, सिर्फ मुझे 2 चीज़ें तो करनी है, एक प्रोटेस्ट ख़त्म करना है और दूसरा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आना है, लेकिन जो मुझे फ़ायदे मिलेंगे वो ज़्यादा अच्छे हैं। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1931 में, जिसमें गांधी साहब गए। अच्छा, अब गांधी साहब गए तो, लेकिन गांधी साहब का एक बहुत ही अनरीज़नेबल एटीट्यूड था। ठीक है, और इसने बोला कि मैं कोई भी माइनॉरिटीज़ के राइट्स को भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ठीक है, मतलब फुल वो खामोशी से बैठा रहा पूरी कॉन्फ्रेंस में, उसका अजीब सा एटीट्यूड था। ठीक है, तो इतना स्टिफ एटीट्यूड अपनाने के बाद गांधी बैठा रहा चुप करके और पूरी की पूरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सुनता रहा। ठीक है, और इस कॉन्फ्रेंस का मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो था माइनॉरिटीज़ और वेटेज, मतलब सीट्स। इस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं पहुंच पाया, मतलब कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ गांधीज अनरीजनेबल एटीट्यूड। ठीक है, तो ये भी फेल हो गई। उसके बाद लास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1932 में। कांग्रेस इस दफ़ा फिर से इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं आया, क्योंकि गांधी ने फिर से ब्रिटिश के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था और कायद आज़म ने भी इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया, कायद आज़म को बुलाया भी नहीं गया था। एंड सर आगा खान ने मुस्लिम डेलीगेशन को लीड किया। ठीक है, तो इस कॉन्फ्रेंस में भी हिंदूज़ के और मुसलमानों के जो मसले थे वो भी सॉल्व नहीं हो पाए, और ये थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। ठीक है, गांधी और नेहरू दोनों जेल में थे और ये कॉन्फ्रेंस भी कुछ मीटिंग्स के बाद क्या हो गई, एंड हो गई। तो इन शॉर्ट जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 RTCs थी, वो फेल हो गई विदाउट एनी कंक्लूजन। ठीक है, और ये हुई सिर्फ कांग्रेस की वजह से थी, बिकॉज वो आए नहीं एक में, तो दूसरे में आए तो बड़ा अजीब सा एटीट्यूड था, तीसरे में फिर नहीं आए। कम्युनल अवार्ड क्या था? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड जो थे, उन्होंने कम्युनल अवार्ड इंट्रोड्यूस किया 1932 में, जिसमें उन्होंने बोला कि जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा, मतलब मुसलमानों को, सिख्स को, और उनको सीट्स भी दी जाएंगी। तो मुसलमान तो इस चीज़ से बहुत खुश हो गए, लेकिन गांधी एंग्री हो गया। गांधी क्यों एंग्री हो गया? क्योंकि गांधी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली थी कि मैं माइनॉरिटीज़ को राइट्स नहीं दूंगा। क्या नहीं दूंगा? माइनॉरिटीज़ को राइट्स नहीं दूंगा। ठीक है, तो गांधी इस चीज़ से बहुत एंग्री हो गया, लेकिन मुस्लिम्स खुश हो गए, मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट भी मिल गए और वेटेज भी मिल गई। ठीक है, उसके बाद आया बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो ये बेसिकली लॉ था, कानून आया इंडिया का नया 1935 का, जिसमें क्या क्या था, इंडिया एक फेडरेशन होगी, मतलब सब मिल के चलेंगे, और बाई कैमरल सिस्टम में गवर्न होगी, मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस।
डायरकी सिस्टम सिर्फ प्रोविंशियल लेवल पे चलेगा नहीं, बल्कि सेंट्रल लेवल पे, मतलब पूरे इंडिया में डायरकी सिस्टम होगा। जो ब्रिटिश कुछ चीज़ें संभालेगी पूरी इंडिया की, और इंडियंस कुछ चीज़ें संभालेंगे पूरी इंडिया की। प्रोविंसेस की पावर्स बढ़ा दी गई, प्रोविंसेस बढ़ा के 11 कर दिए और लोगों को और वोटिंग राइट्स दे दिए, ठीक है। लेकिन ये जो 1935 का कॉन्स्टिट्यूशन था, ये इतना ज़्यादा किसी को पसंद नहीं आया। जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे इंडिया के, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया, क्योंकि ये मुस्लिम्स की भी डिमांड्स पूरी नहीं कर पाया। मुसलमानों की बेसिक डिमांड थी हमें सेपरेट होमलैंड चाहिए, वो भी पूरी नहीं कर पाया, और हिंदूज़ की डिमांड भी नहीं कर पाया पूरी, ठीक है। तो उसके बाद इंडिया के अंदर इलेक्शंस होते हैं भाई, इनको बोलते हैं इलेक्शंस 1937, ठीक है। तो इलेक्शंस क्या हुए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इलेक्शंस रखवाए 1936 के एंड में, 37 के शुरू में, और आपस में जो दो पार्टीज़ लड़ रही थी, कौन कौन सी थी, मुस्लिम लीग थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। तो जब ये इस इलेक्शन का रिज़ल्ट आया तो वो मुसलमानों के लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि मुसलमान बहुत बुरे तरीके से हार गए, ठीक है। और कांग्रेस ने बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल की और वो जीत गए। और कांग्रेस 5 प्रोविंसेस से मेजॉरिटी में जीता है, ठीक है। और बाकी प्रोविंसेस में कोएलिशन फॉर्म की। कोएलिशन किसे बोलते हैं, कोएलिशन का मतलब होता है कि इन इलाकों में बॉम्बे, बंगाल और NWFP कोएलिशन फॉर्म की। इसका मतलब ये होता है यहाँ पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिल के संभालेंगे, ठीक है। तो 5 प्रोविंसेस में तो पूरे कांग्रेस ही संभालेगी, और बाकी जो कोएलिशन वाले 3 प्रोविंसेस है वो दोनों मिल के संभालेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि मुस्लिम लीग हारी क्यों। 1937 का इलेक्शन हुआ, कांग्रेस जीत गई, लेकिन मुस्लिम लीग हारी क्यों। तो बेटा ये 7 मार्क का भी आपका क्वेश्चन आता है, हम क्वेश्चंस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मुस्लिम लीग के डिफीट के रीजंस क्या थे। नंबर 1 रीज़न ये था कि ये मुस्लिम लीग का एज अ फर्स्ट इतना बड़ा इलेक्शन था, जो कि वो एज अ मास पार्टी लड़ रहे थे। इससे पहले इतना बड़ा इलेक्शन मुस्लिम लीग ने कभी लड़ा ही नहीं था। नंबर 2, और दूसरे एंड पे जो अगेंस्ट पार्टी थी कांग्रेस, वो सबसे ज़्यादा पुरानी, सबसे ज़्यादा अमीर और बेस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी, जबकि मुस्लिम लीग जो थी वो एक मिडिल क्लास पार्टी थी। हमारे पास फंड्स भी नहीं थे कैंपेन करने के लिए, कुछ भी नहीं था। देयर वॉज नो लिंक बिटवीन द मासेस एंड द लीडर्स, मतलब वोटर्स को पता ही नहीं था कि मुस्लिम लीग से इलेक्शन में खड़ा हुआ कौन है, ठीक है। उसके बाद एज द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वॉज गारंटेड अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 35, इसका मतलब यह 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये बोल दिया गया था कि हर प्रोविंस के पास अपनी पूरी पावर होगी। तो इस चीज़ से मुस्लिम लीडर्स जो है ना ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। उन्होंने बोला कि कोई मसला नहीं है, अब जिन इलाकों में, जिन प्रोविंसेस में हमारी हुकूमत है, वहाँ पे सारी पावर हमारे पास है, ठीक है। अच्छा, तो अब कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट बनाई। गवर्नमेंट ने 8 प्रोविंसेस में गवर्नमेंट बनाई, 5 में पूरी और बाकी 3 में कोएलिशन। तो कांग्रेस ये चाहता था कि मुस्लिम लीग के साथ पावर शेयर कर रहे हैं ये, तो कांग्रेस बेसिकली ये नहीं चाहता था कि मुस्लिम लीग के साथ पावर शेयर करें। तो इन 3 प्रोविंसेस में, कोएलिशन वाले प्रोविंसेस में, जहाँ कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ पावर शेयर करनी थी, तो ये करने के लिए कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने इतने डिग्रेडिंग कंडीशंस रखे, मतलब इतने मुश्किल कंडीशंस रखे मिनिस्ट्री संभालने के लिए, कि मुस्लिम लीग ने बोला कि भाई हमें करनी नहीं, इन 3 प्रोविंसेस में भी आप अकेले गवर्नमेंट करो, हमें आपके साथ गवर्नमेंट बनानी ही नहीं। तो कांग्रेस ने पूरे के पूरे 8 प्रोविंसेस में अपनी हुकूमत बना ली। अच्छा बेटा, तो उसके बाद क्या हुआ, अब कांग्रेस ने पूरे के पूरे 8 प्रोविंसेस में अपनी गवर्नमेंट बना ली, और अब कांग्रेस का रूल शुरू हो गया। कांग्रेस की जो हुकूमत रही वो 2 साल तक रही। 1937 में शुरू हुआ इनका रूल, 1939 में ख़त्म हुआ। तो ज़ाहिर है, बेसिक सी बात है कि अगर हिंदूज़ का रूल आ जाएगा तो वो मुसलमानों, ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक सी बात है कि हिंदूज़ का रूल आ जाएगा तो मुसलमानों पे जुल्म ही होगा। तो बेटा इन 2 सालों में मुसलमानों पे क्या क्या जुल्म हुआ देखिएगा। सबसे पहले मुसलमानों को बीफ खाने पे पाबंदी लगा दी, बोला कि आज से आप बीफ नहीं खाएंगे, क्योंकि गायें उनकी क्या होती है, हिंदूज़ की माता होती है। उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर कोई मदर काऊ को, मतलब गाय माता को स्लॉटर करेगा तो उसे सीवियर पनिशमेंट दी जाएगी। हिंदी को सारे प्रोविंसेस में ऑफिशियल लैंग्वेज इम्पोज कर दिया। अजान बैंड कर दी, बोला अजान लाउड स्पीकर पे नहीं बजेगी। और उसके बाद मुसलमानों पे ये अटैक करते थे जब वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे होते थे। जब नमाज का टाइम होता था, अंदर नमाज हो रही होती थी, तो बाहर ये गाने लगाते थे, भजन लगाते थे, नॉइज़ी प्रोसेशंस लगाते थे। उसके बाद पिग्स जो होते हैं ये मस्जिद में भेजते थे, अजान को इंटरप्ट करवाते थे पिग्स को बाहर खड़ा करके, क्योंकि पिग्स आवाज़ें निकालते थे, ठीक है, और पिग्स को मस्जिद के अंदर धक्का देते थे। उसके बाद 3 चीज़ें कांग्रेस के रूल में और आई, एक थी वर्दा स्कीम, एक थी वंदे मातरम, और तीसरी थी विद्या मंदिर स्कीम, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं वर्दा स्कीम की। तो वर्दा स्कीम क्या थी। वर्दा स्कीम बेसिकली एक एजुकेशनल पॉलिसी थी जो कि गांधी ने इंट्रोड्यूस की, जिसमें उन्होंने बोला कि सारी एजुकेशनल मिनिट्रीज़ में फॉलो होगी कि हर बच्चे को स्कूल में हाथों से कॉटन को बुनना सिखाया जाएगा। नंबर 2, जितनी भी पढ़ाई होगी हिंदी लैंग्वेज के अंदर होगी, और कोई रिलीजियस एजुकेशन स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएगी।
नंबर 2 जो इन्होंने निकाला वो था वंदे मातरम। वंदे मातरम बेसिकली एक ऐसा गाना था जिसके अंदर मुसलमानों की बहुत बुराई थी, मुसलमानों के लिए बहुत बुरे बुरे अल्फाज थे, ठीक है। और इसके अंदर ये भी था कि मुसलमानों को सब कॉन्टिनेंट से निकाला जाए। और ये दिन की शुरुआत पे हर ऑफिस, हर स्कूल में सबको पढ़ना कंपलसरी था, ठीक है, चाहे वो मुस्लिम हो या चाहे हिंदू हो। लास्ट चीज़ उन्होंने क्या निकाली, विद्या मंदिर स्कीम, जिसके ये बेसिकली एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें नॉन मुस्लिम्स को हिंदुज़म में कन्वर्ट करना चाहते थे ये लोग, ठीक है। तो इन्होंने ये कंपलसरी कर दिया कि गांधी की पिक्चर के सामने मुसलमान हो या हिंदू उसको झुकना पड़ेगा। अब बेसिकली हम अल्लाह ताला के अलावा किसी के आगे नहीं झुक सकते। तो ये बेसिकली इसलिए कर रहे थे ताकि मुसलमान जो है ना वो क्या हो जाएँ, हिंदुज़म में कन्वर्ट हो जाए। और ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ने पॉलिसी निकाली थी। डे ऑफ डिलीवरेंस 1939, वो दिन जब कांग्रेस का रूल ख़त्म हुआ और कांग्रेस ने गवर्नमेंट से रिज़ाइन कर दिया। बेसिकली 1939 22 दिसंबर को कांग्रेस ने गवर्नमेंट से रिज़ाइन कर दिया। मुसलमानों ने इस दिन को सेलिब्रेट किया एज़ द डे ऑफ डिलीवरेंस। और उन्होंने बोला कि अब कांग्रेस की टायरनी ख़त्म, मतलब 2 साल जो कांग्रेस ने हम पे जुल्म किया वो ख़त्म, ठीक है। उसके बाद बेटा आया पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940, जिसे हम बोलते हैं करारदाद पाकिस्तान, जिसकी आप छुट्टी भी मनाते हैं। तो सर सैयद अहमद ख़ान, हमें ये पता है सेक्शन 1 से कि पहले मुसलमान थे जिन्होंने बोला कि हिंदूज़ और मुसलमान कब दोनों सेपरेट नेशंस हैं और ये कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। फिर 1930 इलाहाबाद एड्रेस में इल्लामा इकबाल साहब ने ये बोला कि भाई मुसलमानों को सेपरेट होमलैंड चाहिए। फिर 1933 में चौधरी रहमत अली ने बोला कि मुसलमानों को एक सेपरेट स्टेट चाहिए। तो 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुआ, मतलब एक रेजोल्यूशन करारदाद पास की, ब्रिटिश को भेजी कि हमें 2 नेशन थ्योरी के आइडिया पे हमें एक नया मुस्लिम स्टेट चाहिए, क्योंकि मुसलमान हिंदू कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। उसके बाद बेटा आया क्रिप्स मिशन 1942। तो हुआ क्या कि उस वक्त वर्ल्ड वॉर चल रही थी, ठीक है। तो ब्रिटिश को वर्ल्ड वॉर में इंडियंस की मदद चाहिए थी। तो ब्रिटिश ने अपना बंदा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भेजा ताकि वो इंडियंस की सपोर्ट ले कि इंडियंस ब्रिटिश को वॉर में मदद करें, ठीक है। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स ने कुछ लालच दी हिंदूज़ और मुसलमान को, ठीक है। क्या लालच दी? उसने बोला कि ठीक है, मैं मुसलमानों को और राइट्स दूंगा, उनके लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन लेके आऊँगा, उनके लिए नई असेंबली लेके आऊँगा, उनके लिए नए इलेक्शंस करवाऊँगा, लेकिन सब मैं ये कब करूँगा? आफ्टर द वॉर। इसने बोला कि पहले आप ब्रिटिश का साथ दो वॉर में और उसके बाद फिर मैं ये आपको ये सारी चीज़ें दूंगा, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने बोला कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस भी देंगे, मतलब ब्रिटिश रूल नहीं करेगा, आप लोग रूल करो, ठीक है। लेकिन गांधी की एकदम घंटी बजी। गांधी ने बोला कि भाई ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब ब्रिटिश सिर्फ हमें टोपियाँ करा रहा है। एक दफ़ा हमने इनका वॉर में साथ दे दिया, उसके बाद ये हमें इनमें से कोई भी रिफॉर्म नहीं देंगे, ये सिर्फ टोपियाँ करा रहे हैं, ठीक है। तो गांधी ने तो रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग ने बोला कि भाई इसके अंदर तो पाकिस्तान बनाने की कोई बात ही नहीं है, हमें तो ये चीज़ें चाहिए ही नहीं कि इलेक्शन करा दो, ये तो सब हम पहले बोलते थे। हमें अपना राइट्स चाहिए, ना हमें इलेक्शन करवाने हैं, ना हमें कोई असेंबली चाहिए, हमें तो सिर्फ पाकिस्तान चाहिए। और इस ऑफर्स के अंदर आपने कहीं भी पाकिस्तान बनाने का नाम लिया ही नहीं। तो गांधी, मतलब कांग्रेस ने भी क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट किया और मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स मिशन को एक्सेप्ट किया, क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान बनाने की कोई बात नहीं थी। उसके बाद बेटा आया क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन क्या था? 8 अगस्त 1942 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन निकाला, जिसमें उन्होंने बोला कि ब्रिटिश का इमीडिएट विड्रॉल चाहिए हमें इंडिया से। मतलब इन्होंने ब्रिटिश को बोला, कांग्रेस ने, कि आप अभी के अभी इंडिया छोड़ के जाएं। लेकिन ब्रिटिश भी ऐसे तो नहीं चला जाएगा। तो ब्रिटिश ने जितने भी सीनियर लीडर्स थे कांग्रेस के, उन सबको अरेस्ट कर दिया और कांग्रेस पार्टी को बैन कर दिया, ठीक है। और लड़ाई हो गई बहुत ज़्यादा, तो बहुत हफ्तों तक बहुत लड़ाई होती गई और ब्रिटिश ने बहुत सारे एरियाज़ पे से उनका कंट्रोल भी ख़त्म हो गया था। लेकिन ब्रिटिश ने फिर से उन एरियाज़ पे कंट्रोल ले लिया, बॉम्बिंग करके, आंसू गैस मार के और लड़ाई झगड़े करके। तो इसके दौरान, इस लड़ाई के दौरान थाउजेंड ऑफ इंडियंस जो है ना, उन्होंने अपनी जान से गए। तो कायद आज़म ने इस मूवमेंट के दौरान बोला कि ये ब्लैकमेल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कायद आज़म ने बोला कि कांग्रेस बेसिकली ये चाह रही है कि ब्रिटिश पार्टीशन किए बगैर इंडिया से चला जाए, ताकि मुस्लिम्स किसके कंट्रोल में आ जाएं? कांग्रेस के, मतलब हिंदूस के कंट्रोल में आ जाएं, ठीक है। तो कायद आज़म ने बोला कि ये तो ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये मुसलमानों को अपने अंडर लाना चाहते हैं ब्रिटिश को भगा के, ठीक है। उसके बाद बेटा हुई गांधी जिना टॉक्स 1944। तो गांधी जिना टॉक्स 1944 क्या थी? तो गांधी और जिन्ना के बीच में कुछ लेटर्स एंड कन्वर्सेशंस हुई इन 1944, लेकिन उनका रिज़ल्ट था कि दे रिजल्टेड इन फेलियर। अब क्या क्या बातें हुई?
पहली बात ये हुई कि गांधी वांटेड ब्रिटिश टू मूव फ्रॉम इंडिया विदाउट पार्टीशनिंग। ये हमने देख लिया क्विट इंडिया रेजोल्यूशन में कि गांधी साहब चाहते थे कि ब्रिटिश इंडिया छोड़ के चला जाए विदाउट पार्टीशन किए। लेकिन जिन्ना साहब क्या चाहते थे? सेपरेट पार्टीशन कंट्री। जिन्ना साहब ये चाहते थे कि ब्रिटिश पार्टीशन करके जाए ताकि मुसलमानों को हिंदूज के रूल में सफ़र ना करना पड़े, जैसे उन्होंने पहले सफ़र किया 1937 में। उसके बाद गांधी वांटेड टू हैव मोर पावर विद सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर एज जिन्ना वांटेड लोकल ऑटोनॉमी। गांधी साहब चाहते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मतलब पूरे के पूरे इंडिया पे हिंदूज का ही राज हो। लेकिन जिन्ना साहब क्या चाहते थे? लोकल ऑटोनॉमी। लोकल ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि जिस एरिया में जो भी रिलीजन के लोग मेजॉरिटी में हैं, मैंने क्या बोला? जिस एरिया में जिस भी रिलीजन के लोग मेजॉरिटी में हैं वो रूल करेंगे, सही। लेकिन गांधी साहब ये चाहते थे कि ऐसा नहीं होगा, पूरे के पूरे इंडिया को हिंदूज ही रूल करेंगे। उसके बाद तीसरी चीज़, गांधी ने ये क्लेम किया कि मैं पूरे इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, जबकि जिन्ना साहब ने उन्हें क्या बोला कि बेटा औकात में आ जाओ, आप पूरे इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो, आप सिर्फ कांग्रेस के स्पोक्समैन हो, ठीक है। गांधी ने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया सर सैयद अहमद खान की, जबकि जिन्ना साहब ये टू नेशन थ्योरी चाहते थे। अच्छा बेटा, इसके बाद हुई शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 विच इज़ अ 4 मार्क का क्वेश्चन। तो शिमला कॉन्फ्रेंस बेसिकली क्या थी बेटा? तो शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर 1945 में लॉर्ड वेवल जो कि वाइसरॉय थे इंडिया के नए, उन्होंने एक प्लान डिस्कस किया जिसमें उन्होंने बोला कि अब हम सारी की सारी पावर इंडिया को ट्रांसफ़र करके ब्रिटिश इंडिया छोड़ के जा रहा है, ठीक है। तो ये प्लान डिस्कस करने के लिए लॉर्ड वेवल ने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को इनवाइट किया एक मीटिंग में शिमला के अंदर जून 1945 में। उसके बाद बेटा लास्ट इलेक्शंस पार्टीशन से पहले, पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले, पाकिस्तान एक नया कंट्री बनने से पहले लास्ट इलेक्शंस हुए जिन्हें हम बोलते हैं इलेक्शंस 1945 टू 46, ठीक है। तो 1945-46 में फिर से इलेक्शन हुए, दोनों पार्टीज़ ने एक्टिव पार्ट लिया इसके अंदर, ठीक है। इंडिया वाज डिपेंडेंट ऑन द रिजल्ट्स ऑफ दिस इलेक्शन, बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग कंटेस्टेड द इलेक्शन। दोनों पार्टीज़ ने इस इलेक्शन को कंटेस्ट किया, ठीक है। कांग्रेस बेसिकली ये चाहता था कि सब कॉन्टिनेंट यूनाइटेड रहे, मतलब मुसलमानों को अलग ना किया जाए, जबकि मुस्लिम लीग ये चाहता था कि उनको एक सेपरेट होमलैंड चाहिए। तो रिज़ल्ट जब आया इलेक्शन का तो वो ये आया कि मुसलमानों ने पूरी की पूरी 30 सीटें सेंट्रल असेंबली में जीत लीं, 446 सीटें जीती 495 में से इन द प्रोविंशियल असेंबली, और कांग्रेस भी बहुत सारी सीटें जीता लेकिन सिर्फ हिंदू मेजॉरिटी एरिया से, मुसलमान मेजॉरिटी एरिया से नहीं, ठीक है। बंगाल के अंदर मुस्लिम लीग ने 113 सीट्स जीती आउट ऑफ 119 और सिंध के अंदर अपनी गवर्नमेंट बना ली, ठीक है। NWFP एक ऐसा इलाका था जहाँ से मुसलमानों को उम्मीद थी कि मुस्लिम्स जीतेंगे, लेकिन वहाँ से अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस जीत गई थी और ये मुसलमानों के लिए एक बहुत सीरियस ब्लो था, ठीक है। मुसलमानों ने 17 सीट्स जीती थी 36 में से और कांग्रेस ने बाकी 19 सीट्स जीती थी NWFP से, ठीक है। और डॉक्टर खान साहिब ने कांग्रेस के साथ वहाँ पे मिनिस्ट्री बना ली थी। मुस्लिम लीग 179 आउट ऑफ 86 मुस्लिम सीट्स एंड खिजर हयात तिवाना फॉर्म द मिनिस्ट्री विद कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेस वॉन टोटल 930 सीट्स गेनिंग एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन 8 प्रोविंसेस। तो कांग्रेस ने 930 सीट्स जीती, वो 8 प्रोविंसेस जो कि हिंदू मेजॉरिटी एरियाज थे वहाँ पे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली थी। तो इस इलेक्शन से दोनों मुस्लिम लीग और कांग्रेस की अलग अलग असेंबलीज बन गई थी, डिवाइड हो गई थी। बहुत सारे इलाके मुस्लिम्स के पास चले गए थे और बहुत सारे इलाके हिंदूज के पास चले गए थे, ठीक है। अच्छा बेटा, ओके बेटा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो बेसिकली ये क्या था? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम लॉर्ड क्लेमेंट एटली था, उन्होंने एक स्पेशल मिशन, एक स्पेशल ग्रुप जो कि 3 मेंबर्स का था वो इंडिया भेजा ताकि इंडिया जाके जितने भी उनके मसले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वो डिस्कस कर पाएँ इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स से। तो कैबिनेट मिशन में जो ये 3 लोग थे ये कौन कौन थे? पहले थे लॉर्ड ओएथिक लॉरेंस, नंबर 2 थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड नंबर 3 थे सर A.V. अलेक्जेंडर, ठीक है। कायद-ए-आज़म ने आते साथ ही इस कमीशन को ये बोल दिया था कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ को ग्रुप करके हमें एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान चाहिए 6 प्रोविंसेस का। कांग्रेस ने बोला कि हम कोई पार्टीशन करना नहीं चाहते और हम जिन्ना के आइडिया को एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस मिशन ने, इन 3 लोगों ने इंडिया के टॉप लीडर से मीटिंग की शिमला में और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने सिर्फ कांग्रेस को सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि हाँ कांग्रेस ठीक कह रही है कि डिवाइड नहीं होना चाहिए मामला। अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल गफ्फार खान, वाला भाई पटेल ये सब कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जबकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान साहब, नवाब इस्माइल साहब एंड अब्दुल रब निश्तर साहब मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और इन्होंने ये डिमांड किया था कि 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, एक मुस्लिम्स के लिए अलग और एक मुस्लिम्स के लिए अलग और एक हिंदूज़ के लिए अलग।
तो ना मुस्लिम लीग कांग्रेस की बात मान रही थी, ना कांग्रेस मुस्लिम लीग की बात मान रही थी। तो बेसिकली इन्होंने एक प्लान निकाला, लॉन्ग टर्म प्लान। किसने? ये जो 3 मेंबर आए थे कैबिनेट मिशन के, इन्होंने बोला, क्योंकि ये कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, तो इन्होंने ये बोला कि अभी फ़िलहाल पाकिस्तान तो नहीं बनेगा। उसके बाद इन्होंने बोला कि हम इंडिया के अंदर ही तीनों में डिवाइड कर देते हैं, मतलब एक एरिया हिंदूज़ को दे देते हैं, एक एरिया मुस्लिम्स को दे देते हैं और एक एरिया ब्रिटिश को दे देते हैं। और जो एरिया जिसको मिलेगा उस एरिया में उसके पास लोकल ऑटोनॉमी होगी। लोकल ऑटोनॉमी मतलब उसकी मर्ज़ी है, वो वहाँ जो भी करे, और वहाँ का रूल्स, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन वही बनाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक इलाका अगर मुसलमानों के पास आ रहा है तो मुसलमानों की पूरी पावर होगी इस इलाके में, और मुसलमान वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वहाँ के लॉज खुद सेट कर सकते हैं। एक चीज़ उन्होंने बोली कि फॉरेन अफेयर्स मतलब दूसरे मुल्क से ताल्लुकात, डिफेंस, मिलिट्री, कम्युनिकेशन, ये सब मिलके संभालेंगे, मतलब सेंट्रल इंडियन यूनियन संभालेगा। सेंट्रल इंडियन यूनियन का मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि ये तीनों चीज़ें, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन, ब्रिटिश, मुस्लिम और हिंदूज़ मिलके संभालेंगे। ठीक। एक शॉर्ट टर्म प्लान भी निकाला इन्होंने। शॉर्ट टर्म प्लान में इन्होंने ये बोला कि हम एक इंटरिम गवर्नमेंट बना लेते हैं। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब ये है कि अभी टेम्प्रेरी तौर पे एक गवर्नमेंट बना लेते हैं जब तक आपके मसले सॉल्व नहीं होते। तो गांधी साहब ने इसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया और बोला कि भाई ये एन अपील एंड एन एडवाइस है कि ये आप जो है ना बस हमारी बातों को नहीं मान रहे और आप हमें टहला रहे हो, जबकि मुस्लिम लीग ने लॉन्ग टर्म प्लान और शॉर्ट टर्म प्लान दोनों एक्सेप्ट कर लिए थे। ठीक है। द वॉइसरॉय ब्रोक हिज प्रॉमिस बाय रिफ्यूजिंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट ओनली विद मुस्लिम लीग। ठीक है, वॉइसरॉय ने बोला था कि हम मुस्लिम लीग के साथ गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन वो वादा उन्होंने तोड़ दिया। ऑन द अदर हैंड, नेहरू सेड दैट कांग्रेस वुड नॉट फील बाउंड बाय द प्लान वंस द ब्रिटिश हैड गॉन। तो नेहरू ने खुल्लम खुल्ला धमकी दे दी थी कि हम ये प्लान नहीं मानेंगे, एक दफ़ा ब्रिटिश अगर इंडिया छोड़ के चला गया तो हम ये प्लान नहीं मानेंगे। तो मुस्लिम लीग ने बोला कि भाई ये तो ख़तरे की बात है, अगर ब्रिटिश आज इंडिया छोड़ के चला जाता है तो ये प्लान तो कांग्रेस मानेगी ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से मुस्लिम लीग ने भी कैबिनेट मिशन प्लान को रिजेक्ट कर दिया और कांग्रेस ने भी। उसके बाद हुआ बेटा डायरेक्ट एक्शन डे, जो कि 4 नंबर का एक सवाल है। तो मुसलमान बहुत ख़तरे में आ गए थे अब कैबिनेट मिशन प्लान में, इनकी बातों की वजह से, नेहरू की बातों की वजह से। तो मुसलमान ख़तरे में थे कि ब्रिटिश जो है ना भाग जाएगा विदाउट फाइंडिंग अ सॉल्यूशन, तो उनको कांग्रेस के अंडर सफ़र करना पड़ेगा मुसलमानों को। तो एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, ये दिखाने के लिए, मुस्लिम सिर्फ एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे ये दिखाने के लिए कि मुसलमानों को इंडिपेंडेंस चाहिए और ब्रिटिश इस काम में जल्दी करे। लेकिन कलकत्ता में ये एक बहुत ही सीरियस लड़ाई हो गई जिसके अंदर 4000 लोगों को मार दिया गया, जिसे हम बोलते हैं ग्रेट कलकत्ता किलिंग। ठीक है। उसके बाद एक चीज़ है हमारे पास 3 जून प्लान। जो 3 जून प्लान क्या था बेसिकली, अब यहाँ पे पाकिस्तान आज़ाद हो रहा है, इसको हम प्यार से पार्टीशन प्लान भी कहते हैं। सो लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया के लास्ट वाइसरॉय अपॉइंट हो गए थे और इनको लॉर्ड क्लेमेंट एटली जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ये बोल दिया था कि आप सारी की सारी पावर इंडियंस को ट्रांसफ़र कर दें 1 जून 1948 तक। ठीक है। एटली हैड डेलिबरेटली सेट अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम फॉर अरेंजमेंट टू बी मेड। तो एटली ने इसलिए बोला कि भाई जल्दी से ट्रांसफ़र कर दो कि अगर और टाइम दिया गया तो फिर और ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी। ठीक है। तो जब लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया पहुंचे तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जैसे कि मुस्लिम लीग खड़ी हुई थी सामने, पार्टीशन चाहिए, कांग्रेस बोल रही थी हम पार्टीशन नहीं देंगे, और माउंटबेटन के पास बहुत थोड़ा सा टाइम था। तो मार्च 1947 में बहुत लड़ाइयाँ हुई बिटवीन मुस्लिम हिंदूज़ इन पंजाब के अंदर मुसलमानों और हिंदूज़ में बहुत लड़ाइयाँ हुई। एक तरफ मुसलमान बोल रहे थे हमें पार्टीशन चाहिए, एक तरफ हिंदूज़ बोलते थे हम पार्टीशन नहीं देंगे। सून ये जो लड़ाइयाँ हैं ये अदर प्रोविंसेस में भी होना शुरू हो गई। तो बातचीत के बाद एक पार्टीशन प्लान बनाया लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो कांग्रेस मेट ऑन 1 मई 1947 एंड गेव इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द पार्टीशन प्लान। तो कांग्रेस फाइनली मान गई कि ठीक है पाकिस्तान एक नया स्टेट बन जाए, हमें कोई मसला नहीं है। माउंटबेटन को भी गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और ये 3 जून 1947 को इशू कर दिया गया। इसमें क्या क्या चीज़ें थी? नंबर 1 चीज़ इसमें थी कि इंडिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक 14 अगस्त की रात को और एक 15 अगस्त की सुबह को। 14 अगस्त की रात पाकिस्तान बन जाएगा और 15 अगस्त की सुबह इंडिया आज़ाद हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि जब तक इंडिया और पाकिस्तान अपना नया लॉ नहीं बना लेते, कानून नहीं बना लेते, तब तक वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फॉलो करेंगे। उसके बाद इन्होंने बोला कि एक बाउंड्री कमीशन बनाया जाएगा जो कि बताएगा कि यहाँ तक पाकिस्तान है और उसके आगे इंडिया शुरू हो रहा है, और कौन से इलाके पाकिस्तान में जाएंगे और कौन से इलाके इंडिया में जाएंगे। उसके बाद इन्होंने बोला कि अभी इंडिया में जितने भी मिलिट्री ऑफिसर हैं और जितना भी पैसा है इंडिया में, वो दोनों मुल्कों में डिवाइड हो जाएगा।
उसके बाद सिंध के पास चांस होगा कि वो पाकिस्तान जाना चाहता है या इंडिया जाना चाहता है। NWFP के लिए भी ये चांस होगा कि वो इंडिया जाना चाहते हैं या पाकिस्तान जाना चाहते हैं। बंगाल और पंजाब के जो लोग थे उनके पास भी ये चांस था कि वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं या इंडिया जाना चाहते हैं। और उन्होंने बोला कि बलूचिस्तान का क्या करना है ये फ्यूचर में अभी हम देखेंगे। और प्रिंसली स्टेट्स के पास भी जो किंग और क्वीन रूल कर रहे होते हैं उनके पास भी ऑप्शन था कि या तो आप पाकिस्तान ज्वाइन कर लो या आप इंडिया ज्वाइन कर लो या आप इंडिपेंडेंट ही रहो। 1947 में फिर रेडक्लिफ अवार्ड हुआ जिसमें ब्रिटिश ने सर साइरल रेडक्लिफ को अपॉइंट किया ताकि वो इलाके डिस्ट्रीब्यूट करें और बाउंड्री बनाएं पाकिस्तान और इंडिया की, ठीक है। So the issue which was not solved on 14 August was the boundary between Muslim and non-Muslim areas. So Lord Mountbatten ने अपॉइंट किया सर साइरल रेडक्लिफ को टू बाउंड्री कमीशन को हेड करें और नए बॉर्डर्स बनाएं। लेकिन रेडक्लिफ के पास 4 असिस्टेंट्स थी, 2 बंदे मुस्लिम लीग के थे और 2 बंदे कांग्रेस के थे। तो बाउंड्री कमीशन का जो डिसीजन है उसको हम बेसिकली बोलते हैं बाउंड्री रिवॉर्ड या फिर रेडक्लिफ अवार्ड। ये 16 अगस्त 1947 को अनाउंस किया गया, लेकिन मुसलमान इससे बहुत डिसअपॉइंट हुए क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया कलकत्ता, फिरोजपुर और गुरदासपुर, जो कि ये तीनों मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे, ये इंडिया को दे दिए गए थे, ठीक है। तो दोबारा से मुस्लिम इस डिसीजन से बहुत डिसअपॉइंट हुए। फिरोजपुर के पास मुस्लिम मेजॉरिटी थी और ये इसका एविडेंस भी था पाकिस्तान के पास, फिर भी इन्होंने ये कलकत्ता, फिरोजपुर, गुरदासपुर इंडिया को दे दिए, ठीक है। पाकिस्तान ने बहुत फोर्स किया माउंटबेटन को कि ये गलत हो रहा है, लेकिन माउंटबेटन ने पाकिस्तान की बिल्कुल भी नहीं सुनी। गुरदासपुर में भी मुस्लिम मेजॉरिटी थी, वो भी इंडिया को दे दिया। और कश्मीर वाला जो मसला है वो इसने सॉल्व नहीं किया, ना कश्मीर इसने पाकिस्तान को दिया और ना ही ये कश्मीर इंडिया को दिया। तो जिन्ना साहब ने पाकिस्तान के लोगों को बोला कि ये अवार्ड बहुत गलत थे और ये जो है ना बहुत हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। फाइनली इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 का, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट निकाला 15 जुलाई 1947 को, जब उन्होंने बोला कि 15 अगस्त को 2 इंडिपेंडेंस डोमिनियन नेशन हो जाएंगे, एक का नाम इंडिया, एक का नाम पाकिस्तान होगा। इनके पास अपना कंप्लीट फ्रीडम होगा, ये कुछ भी कर सकते हैं। जब तक इनका लॉ नहीं बन जाता तब तक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फॉलो कर लें। और प्रिंसली स्टेट को ये ऑप्शन दे दिया गया था कि आप किसी एक कंट्री को ज्वाइन कर लें या फिर इंडिपेंडेंट रह लें। और फाइनली बेटा 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हो गया। तो आप सबको आज़ादी मुबारक, ठीक है। तो दिस वाज द रिव्यू ऑफ सेक्शन 2। अब हम इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस की तरफ लेके चल रहा हूँ पूरे सेक्शन 2 के, और ये सेक्शन 2 के क्वेश्चंस करने के लिए आपके पास 2 हफ्ते का टाइम होगा, राइट। तो बेटा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन से, ठीक है। तो जो जो भी क्वेश्चन मैं मार्क करता जाऊँगा तो पहले हम उसके बारे में डिस्कस भी कर लेंगे, और जो जो मैं मार्क करता जाऊँगा ये आपने करने हैं, और 2 हफ्ते का आपके पास टाइम है, ठीक है। तो हम सेक्शन 2 के स्टार्ट से ही बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके पास पेपर का आया वो था 2004 का 7 मार्क्स का, कि वाई वॉज बंगाल पार्टीशन इन 1905। तो इसके अंदर आप नीचे मार्किंग स्कीम दी हुई है, इस मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आप कोई 3 पॉइंट्स 3 पैरा में लिख रहे होंगे, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई 54 मिलियन पीपल थे, 42 मिलियन हिंदूज़ थे, तो डिवाइड करना बहुत सेंसिबल था क्योंकि बहुत लार्ज हो गया था प्रोविंस, एडमिनिस्ट्रेशन के मसले थे, ठीक है। और इससे ये होता है कि प्रोविंस आसानी से जो है ना एडमिनिस्टर हो पा रहा था। और आप बाकी पॉइंट्स भी लिख सकते हैं कि जो मैंने आपसे डिस्कस किए थे कि मुसलमानों को एक सेपरेट प्रोविंस भी चाहिए था, लॉर्ड मिंटो पे असैसिनेशन अटैम्प्ट भी हुई थी, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आप करेंगे जो मैं पिंक से मार्क कर रहा हूँ। उसके बाद हमने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स पढ़े थे, ठीक है, 1909 के, ये इग्नोर करिएगा 1906 लिखा हुआ। 1909 के जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स थे उनको क्यों ब्रिटिश ने जो है ना रिजेक्ट किया, देखिएगा। सो द ब्रिटिश इंटेंडेड दैट द इंडियंस could voice their opinion in the councils but the Hindus wanted more responsibility, ठीक है। हिंदूज़ को और रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए थी जो कि गवर्नमेंट दे नहीं रही थी। पहला रीज़न मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को रिजेक्ट करने का, जिसकी वजह से हिंदूज़ बहुत एनॉय हो गए थे और वो सेल्फ रूल की तरफ जा रहे थे। मतलब हिंदूज़ ने बोला कि अब अपने आप को खुद रूल करेंगे। ब्रिटिश एक्सेप्टेड द राइट ऑफ मुस्लिम्स टू हैव सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसकी वजह से फिर से हिंदूज़ एनॉयड हुए, ठीक है। तो ये 2 रीजंस हो गए जिसकी वजह से हिंदूज़ ने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को रिजेक्ट किया, क्योंकि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ने मुस्लिम्स को बोला था कि आपको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाएंगे, और हिंदूज़ को ये बात पसंद नहीं आई। Again, self-rule was the goal for the whole country with the Hindus as the dominant force. The Hindus also resented the relative high positions of Muslims in the councils, ठीक है। तीसरा रीज़न क्या था कि हिंदूज़ को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि मुसलमानों को भी हाई काउंसिल में सीट्स दी जा रही हैं जबकि वो पॉपुलेशन में बहुत छोटे हैं, ठीक है। तो ये 3 रीज़न्स, ये मार्किंग स्कीम है, ये सारी मार्किंग स्कीम है एग्जामिनर की। तो ये 3 रीज़न 3 पैरा में आप लिख रहे होंगे। ये 2 7 नंबर के सवाल आप करेंगे। उसके बाद अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ बेटा
जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ टाइम लाइन क्वेश्चंस। तो बेटा सर टाइम लाइन क्वेश्चंस क्या होते हैं? बेटा टाइम लाइन क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत सारी इवेंट्स डिस्कस करनी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो आपको बोल रहा है द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 was the only beacon of hope for Hindu Muslim unity between 1914 and 1930. Do you agree? तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर से लखनऊ पैक्ट लिखेंगे? नहीं, इसके अंदर आप 1914 से 1930 में जो जो इवेंट्स आ रही हैं वो लिखेंगे। स्टार्ट किससे करेंगे? पैरा 1 में आप लखनऊ पैक्ट लिखेंगे, उसके बाद आप मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म नहीं, मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। उसके अंदर फिर आप मॉन्टेक चेम्सफोर्ड में जो डायरकी सिस्टम आया वो डिस्कस करेंगे, जिना के 14 पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। दिल्ली प्रपोजल भी डिस्कस करेंगे, सही है। और इसके अंदर आप क्या डिस्कस करेंगे? अमृतसर मैसेकर भी डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली 1914 से लेके 1930 तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं वो सारे डिस्कस करने हैं आपने, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? लखनऊ पैक्ट 1916 पहले पूरा लिखेंगे 2 पैराग्राफ के अंदर। ये देखो, तो फर्स्ट पैरा में लखनऊ पैक्ट आ गया, सेकंड पैरा में लखनऊ पैक्ट के सारे पॉइंट्स आ गए, ठीक है। पैरा 3, पैरा 4 और पैरा 5 में कोई 3 इवेंट्स आप डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल पैरा 3 में आपने मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बता दी, उसके बाद पैरा 4 में आपने डायरकी सिस्टम बता दिया, पैरा 5 में आपने जिना के 14 पॉइंट डिस्कस कर दिए, ठीक है। और एंड में कंक्लूजन दे देंगे, सही। इस तरह से ये सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। अच्छा, उसके बाद एक और आपके पास जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको अभी करवाया भी, 2005 का सवाल है 7 नंबर के, वाई वॉज द मुस्लिम लीग फाउंडेड इन 1906। तो वो आप बहुत सारे रीजंस लिख सकते हैं, ठीक है। तो मुस्लिम्स को ये पता था कि कांग्रेस पर रिलाई नहीं कर सकते, ब्रिटिश पे भरोसा भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है ना द कांग्रेस वॉज डिमांडिंग दैट इंडिया शुड बी ट्रीटेड एज अ कल्चरल होल, हिंदी शुड बी डिक्लेयर द ऑफिशियल लैंग्वेज। ये भी मुसलमानों को पसंद नहीं था। फिर आप ये लिख सकते हो हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप, जो कि नाम आर्या समाज था, मैंने आपको बताया, वो मुसलमानों को फोर्सफुली हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर रहे थे, इसलिए मुस्लिम लीग को बनाया गया, ठीक है। 7 मार्क का क्वेश्चन 3 पैरा में लिख रहे होंगे। पार्टीशन ऑफ बंगाल का डिसीजन रिवर्स क्यों किया गया 1911 में? इसकी मार्किंग स्कीम भी नीचे लिखी हुई है, ठीक है। तो हिंदूज़ ने इतना प्रोटेस्ट किया कि ब्रिटिश ने इस बारे में दोबारा सोचा, ठीक है। हिंदूज़ ने मीटिंग्स की, बहुत रैलीज़ निकाली, बहुत ब्रिटिश पे प्रेशर डाला, ठीक है। और हिंदूज़ ने ये बोला कि ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल कर रहा है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, ठीक है। सो हिंदूज़ इतना ज़्यादा एंग्री हो गए थे कि उन्होंने लॉर्ड मिंटो को मारने की कोशिश भी की और स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी। तो ये 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हो जिसकी वजह से पार्टीशन ऑफ बंगाल का डिसीजन रिवर्स कर दिया गया था। एक और टाइमलाइन क्वेश्चन आ रहा है, वो बोल रहे हैं वर द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट बाय आइदर द मुस्लिम्स, द हिंदूज और द ब्रिटिश इन सीकिंग अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स इन द सब कॉन्टिनेंट। तो स्टार्ट कहाँ से करोगे? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से करोगे, और 1906 से 1920 बोला हुआ है, ठीक है। तो आपने पहले मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बता दी। देखो, वो बंदा बोलता है आपको कि जो क्वेश्चन में चीज़ दी हुई है उसको आपने अच्छे से समझाना है। देखो क्या लिखा है एग्जामिनर ने, मॉर्ले मिंटो टू बी एक्सप्लेन्ड फॉर मैक्सिमम मार्क्स, मतलब जो चीज़ क्वेश्चन में दी हुई है वो सबसे ज़्यादा अच्छी से समझानी। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आपने समझा दी, उसके बाद 1916 का लखनऊ पैक्ट समझा दिया, फिर उसके बाद मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म समझा दिया, डायरकी सिस्टम अमृतसर, ये रॉलेट एक्ट भी बता दिया, डायरकी सिस्टम बता दिया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसकी डिवीज़न किस तरह होगी पैरा की, क्योंकि 1906 से 1920 की टाइमलाइन थी। तो आप पैरा नंबर 1 में मॉर्ले मिंटो का इंट्रो दे दोगे, पैरा नंबर 2 में सारे रिफॉर्म्स बता दोगे, पैरा 3, पैरा 4 और पैरा 5। पैरा 3 के अंदर आप लखनऊ पैक्ट बता देंगे 1916, पैरा 4 में आप बता देंगे मॉन्टेक चेम्सफोर्ड, पैरा 5 में आप डायरकी सिस्टम बता देंगे और कंक्लूजन दे देंगे। तो एग्जामिनर ने यहाँ पे बोला हुआ है कि आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। देखो ये रोलेट एक्ट भी बता रहा है कि अरेस्ट विदाउट वारंट, डिटेंशन विदाउट बेल, ये सब, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन वाई द लखनऊ पैक्ट केम अबाउट। लखनऊ पैक्ट क्यों हुआ, लखनऊ पैक्ट की क्या ज़रूरत पड़ी थी? 7 नंबर का सवाल। तो बेटा इसके ये मार्किंग स्कीम आ गई, रीजंस आ गए। सो मुस्लिम और हिंदूज चाहते थे कि वो एक साथ काम करें ताकि उनके कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो है ना हो सकें। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने कोऑपरेट किया एक साथ कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशर करें कि वो हमारी डिमांड्स को एक्सेप्ट करें। पहला रीज़न हो गया, ठीक है। द लखनऊ पैक्ट वॉज एन एग्रीमेंट ऑन अ स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म बिटवीन कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, ठीक है। बोथ रियलाइज कि दोनों आपस में कॉपरेशन करेंगे तभी ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी बात मानेगी और सेल्फ रूल की भी बात मानेगी। 2 रीज़न हो गए। और ये पहली दफ़ा हुआ कि हिंदूज़ ने मुसलमानों को एक्नॉलेज किया कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलने चाहिए। और मैंने जो आपको लखनऊ पैक्ट के पॉइंट्स पढ़ाए उसमें भी ये लिखा हुआ है कि हिंदूज़ ने बोला कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलने चाहिए थे। और उनको ये बिलीव हुआ
कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग अगर एक साथ अपनी मीटिंग्स रखेगी तो फ्रेंडशिप बढ़ेगी। तो इन रीजंस की वजह से लखनऊ पैक्ट आया था, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन है 14 मार्क, बंगाल वॉज पार्टीशन इन 1905 बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर, डू यू एग्री। तो आप पहले स्टार्ट करेंगे कि बंगाल का पार्टीशन क्यों हुआ था, ठीक है, फिर उसके बाद आपने पूरा पार्टीशन ऑफ बंगाल समझाना है, पूरा 14 मार्क्स का, ठीक है, रिवर्सल तक पूरा। अच्छा, अब बात आती है 7 मार्क का क्वेश्चन है, वाई वॉज द शिमला डेलीगेशन, जो कि लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए सर सैयद अहमद खान गए थे, सॉरी इलामा इकबाल गए थे, ओहो आई एम सॉरी, शिमला डेलीगेशन जो कि आगा खान जो है ना हमें लीड कर रहे थे और लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए शिमला गए थे, तो वो क्यों था मुसलमानों के लिए इंपॉर्टेंट। अब इसमें आप बताओगे कि मुसलमानों की जो डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, वो उसने मंजूर कर ली थी लॉर्ड मिंटो ने, ठीक है, और ये मुसलमानों और ब्रिटिश के रिलेशन भी इससे थोड़े अच्छे हो गए थे और पुरानी जो बैड फीलिंग्स थी वो भी कम हो गई, ठीक है। उसके बाद मुसलमानों के लिए एक रास्ता क्लियर हुआ सेपरेट होमलैंड का, ठीक है। इट ऑल्सो गारंटेड मुस्लिम्स एन इंडिपेंडेंट रोल इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, तो मुसलमानों के लिए भी बहुत अच्छी बात थी और इसकी वजह से ही सिमिलर डेपुटेशन की वजह से ही मुस्लिम लीग भी बनी थी। तो ये मुसलमानों के लिए इन 3 चीज़ों की वजह से सिमिलर डेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है। अच्छा, एक और टाइमलाइन क्वेश्चन है, वही सेम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से स्टार्ट करेंगे और 1909 से 1919 की टाइमलाइन है। तो पहले 2 पैरा में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बताएंगे, उसके बाद आप बताएंगे लखनऊ पैक्ट, उसके बाद आप बताएंगे मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, डायरकी सिस्टम, वही रोलेक्ट एक्ट बताएंगे, अरेस्ट विदाउट वारंट, डिटेंशन विदाउट बेल और कंक्लूजन दे देंगे। तो ये भी आपका होमवर्क है, जो मार्क कर रहा हूँ होमवर्क है, ठीक है। ये कांग्रेस अपोज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हम कर चुके, सिमिलर डेलीगेशन भी कर चुके, ये भी कर लिया टाइमलाइन, ये भी कर लिया बंगाल वाला। अच्छा, अमृतसर मैसेकर क्या था, 4 नंबर का सवाल है, ये भी आप कर रहे होंगे अपनी 4 मार्कर की बुक से। अच्छा, स्वदेशी मूवमेंट क्या थी, ये भी आप अपनी बुक से करेंगे, रोलेक्ट एक्ट 4 मार्कर वाली बुक से करेंगे, ठीक है। लखनऊ पैक्ट क्या था 4 मार्क्स के लिए, ये भी आपका होमवर्क है। लखनऊ पैक्ट क्यों आया था ये हम कर चुके। 4 मार्क का क्वेश्चन है, लखनऊ में क्या हुआ था, ये भी आपका होमवर्क है। खिलाफत मूवमेंट को भी जाने दें, आगे देखिएगा प्लीज़। अच्छा, अब ये एक और 7 मार्क का क्वेश्चन आता है जो कि 2004 का क्वेश्चन है कि कांग्रेस का जो रूल था 1937 से 39 का, वो मुसलमान उससे इतना गुस्सा क्यों थे। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि पिग्स बेचते थे मस्जिद के अंदर, मुसलमानों पे मस्जिदों पे अटैक करते थे, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था, वंदे मातरम गाना निकाला था जिसके अंदर मुसलमानों के खिलाफ डिग्रेडिंग स्टेटमेंट थी, विद्या मंदिर निकाली थी जिसमें बहू करना पड़ता था गांधी की पिक्चर के आगे सामने। तो ये बहुत सारे रीजन्स हैं, इसमें से कोई 3 रीज़न 3 पैरा में आप लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है। वाई डिड जिना प्रोड्यूस इस 14.7 मार्क, जून 2005 का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जिना ने अपने 14 पॉइंट्स क्यों निकाले थे, तो जिना साहब ने अपने 14 पॉइंट्स निकाले थे क्योंकि उनको पता था कि कांग्रेस और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ फ्यूचर नेगोशिएशन करने का ये आखिरी तरीका है, ठीक है। तो इस डिमांड्स में ये भी था कि मुसलमानों को सेपरेट होमलैंड मिलना चाहिए और इसमें यह भी था कि हिंदूज़ और मुस्लिम 2 सेपरेट नेशन से। बेसिकली जिना साहब ये सारी बातें अपने 14 पॉइंट में बताना चाहते थे और उन्होंने ये भी आप एक पॉइंट लिखेंगे क्योंकि नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था कायद-ए-आज़म ने, तो कायद-ए-आज़म के पास एक यही मौका था कि अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से इंट्रोड्यूस करूं ताकि हमारी बात सुनी जाए। हाउ सक्सेसफुल वर द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसके अंदर आप पूरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बता रहे होंगे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरा गांधी इरविन पैक्ट के साथ सब। अब ये बात आती है, उसने एक अलग से क्वेश्चन पूछा, ये भी आपका होमवर्क है, वाई वॉज द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अनसक्सेसफुल। तीनों का नहीं पूछा, बोल रहा है सेकंड क्यों अनसक्सेसफुल थी। तो बेटा इसमें आप लिखेंगे नंबर 1 कि गांधी का एटीट्यूड जो है ना बहुत अनरीजनेबल था। गांधी ने जितने भी मुसलमानों के राइट्स थे वो रिफ्यूज़ कर दिए थे, जिन्ना के 14 पॉइंट भी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था और उसका बहुत अनरीजनेबल एटीट्यूड था और उसने माइनॉरिटीज़ के राइट्स को भी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, इस वजह से ये फेल हो गई थी। अच्छा, अब ये एक क्वेश्चन आता है, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, देखिएगा। डू यू अग्री दैट द सेलिब्रेशन ऑफ द डे ऑफ डिलीवरेंस इन 1939 वॉज जस्टिफाइड। तो डे ऑफ डिलीवरेंस क्यों मनाई थी बेटा, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट से रिज़ाइन कर दिया। तो आप इसके अंदर जितना भी कांग्रेस ने हमारे पर जुल्म किया था सारा बताएंगे और एंड में कंक्लूजन देंगे, येस द डे ऑफ डिलीवरेंस वॉज जस्टिफाइड बिकॉज कांग्रेस ने हमारे खिलाफ बहुत जुल्म किया था, ठीक है। इसमें आप पूरा इलेक्शन 1937 बताएंगे सारा, कि इलेक्शन हुए, मुस्लिम हारे, मुस्लिम क्यों हारे, उसके बाद पूरा कांग्रेस का रूल, ये भी आपका होमवर्क है। वर्धा स्कीम क्या थी 4 नंबर, ये आपका होमवर्क है।
अच्छा, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट क्या थी? 4 नंबर, ये आपका होमवर्क है। तीन, हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन है क्या, वाई वर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हेल्ड बिटवीन 1930 एंड 32? ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई क्यों थी? नंबर 1, साइमन कमीशन को रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद जो है ना, इंडियंस जो है ना, ये बार बार डिमांड कर रहे थे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहिए, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड इरविन भी गांधी से मिला और उसने ये बोला कि आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आए ताकि मसलों का हल किया जा सके, ठीक है। और तीसरी चीज़, ब्रिटिश को ये पता लग गया था कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा जब तक इंडियंस को बैठा के बात नहीं की जाएगी, ठीक है। ये सब लिखेंगे आप इसमें। हाँ, ये एक और बेटा टाइमलाइन क्वेश्चन है। द डिक्लेरेशन ऑफ द डे ऑफ डिलीवरेंस इन 1939 was मोहम्मद अली जिन्नाह's ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन द ईयर्स 1927 टू 1947। तो आप क्या क्या करेंगे? सबसे पहले आपने डे ऑफ डिलीवरेंस बता दिया, फिर 1929 से लेकर 1947 की क्या क्या इवेंट्स थी। नंबर 1, 1937 के इलेक्शन बताएंगे आप, ठीक है। उसके बाद क्रिप्स मिशन बता देना, गांधी जी ना टॉक बता देना और एंड में कंक्लूजन दे देना, ठीक है। तो ये 1929 से 1947 तक जो भी चीज़ें आ रही हैं उसमें से कोई 3 चीज़ें आपने बता देनी है, ठीक है। और डे ऑफ डिलीवरेंस तो आपने एक्सप्लेन करना ही है पैरा 1 में। अच्छा, ठीक है, अब हम क्वेश्चंस की बात करेंगे 1940 से 1947 की। वाई डिड द क्रिप्स मिशन फेल? तो क्रिप्स मिशन क्यों फेल हुआ था? तो हमें पता है क्रिप्स मिशन क्यों फेल हुआ था बेटा। क्रिप्स मिशन इसलिए फेल हुआ था क्योंकि ब्रिटिश बेसिकली किसकी सपोर्ट चाहता था? मुस्लिम और हिंदूज़ की सपोर्ट चाहता था। नंबर 2, और क्रिप्स मिशन में उन्होंने क्या क्या हमें वादे किए थे कि इलेक्शन करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करा देंगे, नया कॉन्स्टिट्यूशन ले आएंगे, लेकिन सब क्या बोला था? आफ्टर द वॉर, ठीक है। तो गांधी साहब ने इसे बोला था दिस इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक, और मुस्लिम्स ने भी रिजेक्ट किया। मुस्लिम्स के रिजेक्ट करने का रीज़न क्या था? क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान बनने की कोई भी बात नहीं थी, ठीक। अच्छा, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है जिसमें वो बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम? गांधी जी ना टॉक पहले एक्सप्लेन करोगे, 2 पैरा में बता, 1 पैरा में बता देना। शिमला कॉन्फ्रेंस बता देना। कैबिनेट मिशन प्लान बड़ा है, वो 2 पैरा में बता देना, ठीक है, या 3 पैरा में। और उसके बाद फिर आप कंक्लूजन देंगे। ये भी आपका होमवर्क है। उसके बाद वाई वॉज द क्विट इंडिया मूवमेंट फॉर्म्ड इन 1942? क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि इंडियंस ने लॉन्च की थी कि ब्रिटिश अभी के अभी इंडिया छोड़ के चला जाए, तो वो क्यों की थी? तो हिंदूज़ और मुसलमान दोनों अगेंस्ट हो गए थे ब्रिटिश की, क्योंकि क्रिप्स मिशन बहुत ख़राब था। तो मुसलमानों ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उसमें पार्टीशन की कोई बात नहीं थी। कांग्रेस पार्टी को भी इमीडिएट फुल कंट्रोल चाहिए था, इस वजह से उन्होंने क्या किया? क्विट इंडिया रेजोल्यूशन लॉन्च कर दिया था। और इन्होंने इसमें बोला था कि ब्रिटिश सब कॉन्टिनेंट छोड़ के चला जाए। एज अ रिजल्ट गांधी बिगन द मूवमेंट। तो एग्जामिनर आपसे ये चाहता है कि ये पॉइंट्स आप लिख दें, ठीक है। अब ये एक और टाइमलाइन क्वेश्चन है, ये भी आप होमवर्क में करेंगे। वो कह रहे हैं वर्धा गांधी जिना टॉक्स 1944 में जो हुई थी वो सबसे ज़रूरी थी 1940 से लेके 47। तो आप क्या करोगे? पैरा 1 में आप गांधी जिना टॉक बताओगे। उसके बाद पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4 और पैरा 5 में कोई 4 और इवेंट्स, जैसे आपने बताया क्रिप्स मिशन 1940 से 47 की 4 इवेंट्स। पैरा 2 में क्रिप्स मिशन बता दिया। फिर उसके बाद पैरा 3 में आपने कैबिनेट मिशन बता दिया। उसके बाद पैरा 4 में आपने 3 जून प्लान बता दिया। और पैरा 5 के अंदर आपने रेडक्लिफ अवार्ड बता दिया, ठीक है। और पैरा 6 में आप कंक्लूजन दे दोगे। तो 1940 से 47 की सब चीज़ें आप डिस्कस करेंगे। एग्जामिनर आपको बोलता है कि एटलीस्ट 2 फैक्टर्स होने चाहिए तो मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, लेकिन हम 2 नहीं, हम 4 लिखते हैं, ठीक है। हम 4 रीजंस देते हैं ताकि कोई गलती का चांस ना बचे। अच्छा, सारे हो गए हैं मेरे ख्याल में, कोई बचा नहीं है। ये सारे वही रिपीट ही हो रहे हैं। हाँ, एक ये क्वेश्चन है बेटा, 1-2 क्वेश्चन इसमें से मैं आपको बता रहा हूँ। पर्सनैलिटीज़ पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो वो बोलते हैं कि वाई वॉज चौधरी रहमत अली एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड फॉर पाकिस्तान? तो सबसे पहले आप लिखोगे कि चौधरी रहमत अली इसलिए इम्पॉर्टेंट थे क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है ना वो यूज़ किया था फॉर द सेपरेट होमलैंड, ठीक है। उन्होंने बोला था पी से पंजाब है, ए से अफगान है, के से कश्मीर है, इस तरह, ठीक है। और ये चाहते थे कि मुसलमानों के लिए एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट बने। उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट बनाई थी। उसके बाद जो है ना ये बहुत सारी चीज़ों में बहुत वक्त से आगे थे। इन्होंने 1949 और 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन में मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट होमलैंड की डिमांड की थी, ठीक है। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे।
ये भी आपका होमवर्क है, हु वाज चौधरी रहमत अली, हु वाज डॉक्टर इलामा इकबाल, ये भी आपका दोनों क्वेश्चंस आपका होमवर्क है। एंड बस ठीक है, तो ये सेक्शन 2 के हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। सेक्शन 2 के ये सारे क्वेश्चन जितने भी 15-20 मैंने आपसे डिस्कस किए हैं ये आप कंप्लीट करेंगे, और आपके पास जो टाइम है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास है बेटा टोटल 2 वीक्स का टाइम, ठीक है। आपके पास है 2 वीक्स का टाइम। ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, आज डेट है फ्राइडे नवंबर 7, और आपके पास जो टाइम है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकेंड। आज है फ्राइडे नवंबर 7, तो नेक्स्ट वीक है 14 एंड 21। सो आपकी जो डेडलाइन है वो है 21 नवंबर, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आंसर सेक्शन 2 की फुल प्रिपरेशन मुझे चाहिए 21 नवंबर तक, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मुझे चाहिए। उसके अलावा 21 नवंबर तक सेक्शन 2 के आपकी 4 नंबर वाली बुकलेट में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आप याद करेंगे, और याद करके अपने वर्ड्स में कॉपी में लिखेंगे, जितने भी हैं, कोई एक भी नहीं छोड़ना, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट को छोड़ के बाकी और कोई भी नहीं छोड़ना। सेक्शन 2 की 4 मार्कर वाली बुकलेट के जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे आप कॉपी में अपने वर्ड्स में लिखेंगे, और ये सेक्शन 2 पूरा अच्छे से आप पढ़ के ये जितने सवाल मैंने आपको इस PDF में मार्क कराए हैं ये सारे के सारे आप 21 नवंबर तक ये दोनों काम मुझे करके देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। इफ़ एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क एनी टाइम।